हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के पूरी किताब के 10 चुनिंदा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को लेकर आ चुके हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को आज हम देखने वाले हैं। अब कितने डेरिवेशन आज के इस वीडियो में हम आपके मोस्टली 10 महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखने वाले हैं। 10 हम कह सकते हैं वीवीआई डेरिवेशन को हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है ना। आज 10 महत्वपूर्ण डेरिवेशन को हम सॉल्व कराएंगे। याद रखेंगे, जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2026 का, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं कह सकता हूं बहुत ही जरूरी है जी, मस्ट है। ठीक है ना, मतलब बहुत ही जरूरी है। मैं यही कहूंगा, जितने स्टूडेंट सीरियस हैं वो कॉपी पे लेकर बैठेंगे, समझते हुए, सीखते हुए, प्लस अपना नोट्स खूब बनाते हुए चलिएगा। ठीक है ना। चलिए जी, मैं आज धीरा ही बात करूंगा, ज्यादा जोश में नहीं, सीधी सी बात, काम पे फोकस करेंगे, अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हाँ, एक और बात मैं बता दूं, ये हमारा डेरिवेशन का पार्ट 2 है। इससे पहले डेरिवेशन का अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं आपने, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डेरिवेशन पार्ट 1 के नाम से। ठीक है ना। उसमें हमने लगभग आपको 8 या 7 ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराए हुए थे। ये आज हम पूरी किताब के 10 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा रहे हैं, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है? विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए तथा उन परिपथ को बनाकर समझाइए। 2017, 18, 20, 23, 24, 25 में पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, इसलिए हमने क्वेश्चन को यहां पर लिखकर आपको दिखा दिया। अब आता है, देखिए किरचॉफ का हमारा नियम क्या है। तो किरचॉफ विद्युत परिपथ के जाल के संबंध में क्या दिया है? 2 नियम दिया गया है। मतलब अगर हम ये कहें, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं एक्स्ट्रा, तो किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या दिया है, जिन्होंने विद्युत क्या किया, विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में क्या दिए हैं? 2 नियम इन्होंने दिए हैं, 2 नियम दिए हैं। ठीक है ना। और वो 2 नियम कौन कौन से हैं? तो वो 2 नियम, एक है प्रथम नियम, जिसे संधि के नियम के नाम से जानते हैं, और दूसरा एक और है द्वितीय नियम। ठीक है ना, उसको और भी हम आगे बताएंगे, द्वितीय नियम भी क्या होते हैं। पहले इतनी बात समझ में आया, किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम हमें दिए हैं, उसी को हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब आता है कि किरचॉफ का जो नियम है, इससे हम क्या करते हैं? तो किरचॉफ के नियम की सहायता से हम क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात करते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का हम क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात करते हैं। मतलब ऐसा कोई प्रतिरोध जिसका वैल्यू हमें ना पता हो, तो ऐसे प्रतिरोधों का वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। ठीक है। चलिए, मैं इतनी आशा करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये सब थोड़ा बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं किरचॉफ के नियम हेडिंग डालने के बाद, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं विद्युत परिपथ के जाल के संबंध में 2 नियम दिए हैं। ठीक है ना, किरचॉफ ने। अब आता है यहाँ पे, सबसे पहला आता है प्रथम नियम, जिसे हम संधि के नियम के नाम से जानते हैं। तो पहले हम प्रथम नियम समझ लेते हैं, फिर हम द्वितीय नियम पर भी बात करेंगे। प्रथम नियम हम यहाँ पे थोड़ा एक बार पढ़कर सुना दे रहे हैं, फिर समझाएंगे, याद हो जाएगा। लिखे हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए, किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में यह बताया कि कोई भी संधि है, संधि का मतलब होता है जंक्शन का मतलब समझ रहे हैं, जहां बहुत सारी रास्ते आपस में मिली हुई है, वहां से रास्ते फैली हुई हों। जैसे कि आप कहीं गए होंगे रेलवे जंक्शन पे, तो रेलवे जंक्शन में आपको कहा जाता है कि ये मान लेते गोरखपुर जंक्शन, आपने सुना होगा नाम। इस तरीके से जंक्शन होते हैं कुछ, और कुछ छोटे स्टेशन होते हैं। जंक्शन हम उसी को कहते हैं जहां से ट्रेन के रूट अलग अलग जाती हों, अलग अलग चारों दिशाओं में रास्ते जाती हों, उसी को जंक्शन कहा जाता है। और ये मोस्टली बड़े बड़े जो स्टेशन है वहीं पर होता है। थोड़ा सा मैं फिगर से भी समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट
मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लेते हैं ये एक हमारे पास एक बिंदु है जिसको हम जंक्शन कह रहे हैं, ठीक है ना। ये एक हमारे पास बिंदु है जिसे हम जंक्शन कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ से बहुत सारी क्या होंगी, बहुत सारी इस तरीके से बहुत सारी, मान लेते हैं यहाँ पे ये बहुत सारी ट्रेनें इस तरीके से आती हैं, यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। एक ट्रेन की तरह ही अगर हम ले लें तो यहाँ से बहुत सारी इस तरीके से आएंगी भी और जाने वाली भी होंगी। यहाँ पे एक हम बता दे रहे हैं ऐसे, सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक जंक्शन है। अब इससे मिलकर ही ये सभी हमारे ये मतलब जो भी चीजें हैं, अगर रास्ते हैं तो रास्ते जा रही हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं समझाने वाला क्या हूँ ये समझिएगा। ये हमारे पास एक संधि है। संधि का मतलब ये होता है जहाँ पर ये हमारी रेखाएं हैं वो मिल रही हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं, तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं। मैं यहाँ पे नाम बता दे रहा हूँ, इन्हें क्या कहेंगे, ये सभी हमारे विद्युत बल रेखाएं हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखाएं। ये सभी क्या है, हमारे विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें ये हमारी क्या है, ये हमारी संधि है। तो देखिए ये हमारी संधि की ओर ये धाराएं आ रही हैं। मान लेते हैं ये विद्युत धाराएं हैं, ठीक है ना। इसी को विद्युत बल रेखाएं कहें या विद्युत धारा कहें। सपोज विद्युत बल रेखाएं ना कहकर विद्युत धारा ही हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी विद्युत धारा I1 है। देखिए ये संधि की ओर आ रही है। ऐसे ही ये देखिए ये विद्युत धारा है, ये संधि की ओर। I2 जो धारा है ये संधि से बाहर निकल रही है। ये अगर देखेंगे तो ये फिर से संधि की ओर आ रही हैं। ये अगर देखेंगे तो ये जा रही हैं। I4 धारा, ये I5 धारा देखिए तो यहाँ पे ये इस संधि की ओर आ रही हैं। I6 जो धारा है ये संधि से बाहर निकल रही है। I7 जो धारा है वो संधि की ओर जा रही है। और I8 जो धारा है ये संधि से बाहर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे क्या आपको पता चला कि ये एक संधि है। तो संधि से यहाँ पर बहुत सारी धाराएं संधि की ओर आ भी रही हैं और बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो संधि से बाहर निकल रही हैं। तो किरचॉफ ने हमें यही बात बताया ना कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का, मिलने का मतलब क्या है, आने वाली या जाने वाली जो भी है ये इस संधि पर मिल तो रही है ना, जाएंगी भी तभी इसी रास्ते से, आएंगी भी तभी यहाँ पे ही आएंगी। तो वही बात है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। वो क्या होता है जी, शून्य होता है। मतलब यहाँ पे जो भी धाराएं हैं जैसे I1, I2, I3 ये सभी धाराएं हैं, तो समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। यही बात हमें कहा गया। समझ में आया हमने क्या बताया। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नहीं आया तो वो भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे पहले नियम आप याद कर लीजिए। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझ जाइए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए क्या बात है। एक चीज यहाँ पे चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आएगा तभी जाकर आप कुछ कर पाएंगे। चिन्ह परिपाटी में क्या बात बताया गया है कि जो जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, जो जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही हैं वो हमारी होंगी धनात्मक। मतलब आने वाली जो है ना, आने वाली वो सभी क्या होंगी, धनात्मक होंगी, पॉजिटिव होगा। और जो जाने वाली है, जाने वाली वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे ये बाहर निकल रही है तो ये ऋणात्मक होंगी विद्युत धाराएं। तो यही बात हमने लिखा है यहाँ है चिन्ह परिपाटी में कि संधि की ओर जाने वाली विद्युत धाराएं, ठीक है, संधि की ओर जाने वाली, मतलब ये संधि है तो संधि की ओर जाने वाली विद्युत धाराएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। वही आने, मतलब आने वाली, यहाँ पे संधि की ओर जाने वाली, जाने का मतलब अंदर ही ना आ रही है जी, तो अंदर आने वाली को हम धनात्मक लेते हैं। और संधि से बाहर निकलने वाली, मतलब बाहर निकलने वाली है, मतलब वही जाने वाली, संधि से जाने वाली मतलब बाहर निकलने वाली जो धाराएं हैं वो ऋणात्मक।
सिंपल सा हमने वही बात समझाया ना कि संधि की ओर आ रही है तो वो सब धनात्मक होंगे, संधि से बाहर निकल रही है वो ऋणात्मक होंगी। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहें इसका अगर हम कुल आपका निकाल दें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये I1 संधि की ओर आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, I1 धनात्मक हो जाएगा। ये देखिए बाहर निकल रहा है तो ये हमारा जो हमारा आ रहे हैं उसको हम धनात्मक ले लेते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको इरेज करूं, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये I1 धारा आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर I2, अगर I2 धारा देखिए बाहर निकल रहा है तो इसको ऋणात्मक लेंगे। फिर I3 धारा क्या हो रहा है, संधि की ओर आ रहा है, धनात्मक। फिर I4 धारा बाहर निकल रहा है तो माइनस। फिर I5 धारा जा रहा है तो ये प्लस। फिर I6 धारा ये बाहर निकल रहा है तो ऋणात्मक लेंगे I6 को। फिर I7 धारा जा रहा है तो ये धनात्मक। फिर ये बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, I=0। अगर आप देखें तो ये सभी हमने क्या बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसलिए हमने टोटल का शून्य लिख दिए। अगर हम इसको देखें तो देखिए ये हमारा एक ऋणात्मक वैल्यू है, ये हमारा ऋणात्मक वैल्यू है, ये हमारा ऋणात्मक वैल्यू है और ये हमारा ऋणात्मक वैल्यू है। चारों इधर ऋणात्मक में है, इस चारों को अगर हम उधर भेज दें तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसको क्या करते हैं जो धनात्मक है इसको इधर ही रख देते हैं। जैसे I1 धनात्मक है, फिर I3 धनात्मक है, फिर हमारे I5 धनात्मक है और फिर हमारा I7 धनात्मक है। और ये I3 क्या है, सॉरी ये I2 होना चाहिए ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे I2 होना चाहिए, I1 के बाद I2 ना। तो I2 देखिए ऋणात्मक है, इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। I4 भी क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। I6 भी इधर आएगा तो धनात्मक, I8 भी इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएंगे। तो ये हमारा याद रखिएगा ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हमारा याद रखेंगे कि एक और हम इसी नियम को हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग किसी संधि से बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ रहे हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं या ये कह दीजिए। देखिए समझे रहेंगे तो नियम को बहुत तरीके से आप बता सकते हैं, बात यह है कि समझे कितना हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आप इतना लिखने के बाद ये लाइन, ये दोनों लाइन लिखने के बाद ये फिगर बनाकर ये लिख लीजिएगा कि संधि की ओर जो आएंगे वो धनात्मक होंगे और संधि से जो बाहर निकलेंगे वो ऋणात्मक होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ये प्रथम नियम हम जान लिए। अब आता है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम दो नामों से जानते हैं, एक लूप का नियम, एक है बंद जाल के नियम के नाम से। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नहीं समझे तो हम समझा देते हैं जी। देखिए ये हमारे पास यहां पे एक हम परिपथ बना लेते हैं, ये हमारा एक बंद जाल हम बना लेते हैं। ये हम यहां पे एक यहां पे हम एक बंद जाल, थोड़ा सा और नीचे हम कर लेते हैं, यहां पे हम एक बंद जाल हम बना लेते हैं, ठीक है। यहां पे हमने एक बंद जाल बना लिया, ये हमारा एक बंद जाल है ए, इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहां पे देखिए अभी हम फिगर बना ले रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे हम एक प्रतिरोध लगाएंगे ठीक है, 3 प्रतिरोध, यहाँ पे एक सेल लगेगा, एक यहाँ पे सेल लगेगा, ठीक है जी। ये हमने सेल यहाँ पे लगा दिए हैं।
ठीक है, यहाँ पे एक प्रतिरोध हम लगा देते हैं थोड़ा मोटा ही कलर से। ठीक, एक ये भी प्रतिरोध यहाँ पे और एक यहाँ पर भी प्रतिरोध। ठीक, ये हमारा R1 हो जाएगा, ये R2 प्रतिरोध और ये R3 प्रतिरोध। ये सेल E1 हो जाएगा, ये सेल E2 हो जाएगा। देखिए बाबू, अब थोड़ा सा समझिएगा। अब हम क्या आपको समझाना चाहते थे उस टाइम से, ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए ये हमारा हमने एक बंद जाल यहाँ पे बनाया है, A B C D E और F। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितने बंद जाल है जी। बंद जाल का मतलब जिसका पूरी तरीके से क्लोजअप हो। तो दो बंद जाल हैं, एक A B C D A, एक ये हमारा टोटल बंद जाल हो रहा है, दूसरा एक और बंद जाल हो रहा है C D E F C, ये दूसरा एक बंद जाल हो रहा है। तो बंद जाल आप समझ रहे हैं ना, दो यहाँ पे बंद जाल है। और इसमें हमने तीन प्रतिरोध लिया है, R1 R2 और R3। और इसमें दो सेल लिया है, एक E1 सेल एक E2 सेल। अब सोचिए E1 सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1 धारा प्रवाहित हो रही है, E2 सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 सेल धारा प्रवाहित हो रही है। और ये दोनों धाराएं इस तरीके से इस रूट में आ रही है बहते हुए, और इस R3 में जब जाएंगी तो यहाँ पे I1 प्लस I2 दोनों धाराएं मिलकर R3 में बहेंगी। इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पे हमें यही बात बताया गया है। यहाँ पे क्या बात बताया गया, देखिए ये एक हम बंद जाल ले लेते हैं। तो किसी बंद जाल में जो धारा है, तो धारा जो I1 है इसका संगत प्रतिरोध कौन है जी, इसके साथ वाला प्रतिरोध है R1। I2 धारा का संगत प्रतिरोध कौन है, R2 है। तो किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम फॉर्मूला लिख देते हैं। यही फॉर्मूला अगर समझ गए तो आपको समझ में सब आ जाएगा, और नहीं समझे तो नहीं आएगा। E1 माइनस E2, यही जो फॉर्मूला है, यहीं से सब कुछ आया हुआ है। तो ये हम आपको बता दिए, देख लीजिए बाबू। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, देखिए यहीं से हमें बोला गया है। देखिए ये क्या है, ये किसी बंद, मान लेते हैं हम एक बंद परिपथ ले लेते हैं। यहाँ पे एक हमने यहाँ पे बंद परिपथ ले लिया A B C D A में। ठीक है, A B C D A में। ठीक है, तो ये हमारा एक बंद परिपथ है। तो अभी हम नियम को याद कराएंगे दोस्त, परेशान और घबराना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, हम चाहते हैं बेसिक से याद हो। तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी बंद जाल में प्रवाहित दो धाराएं हैं। तो किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल। देखिए इसका प्रवाहित धारा है तो इसके साथ गुणा हुआ है कि नहीं, यहां पे प्रवाहित एक ये प्रवाहित धारा है और एक ये प्रवाहित धारा है। तो किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, बीच में कुछ नहीं हुआ है तो गुणा ही ना हुआ है जी, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो गुणा ही ना हुआ है। तो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे, उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बाबू नाम सबको याद रखना है। ये ई क्या है, सेलों का विद्युत वाहक बल। इसका नाम क्या है, सेलों का विद्युत वाहक बल है। ये प्रवाहित धारा है और उसका संगत प्रतिरोध है। और ये क्या है, एक बंद जाल, इसकी बात कर रहे हैं। तो एक बार और सुन लीजिए कि किसी बंद जाल A B C D A में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही बात लिखे है कि विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ, मतलब उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों
के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए? तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और उसको लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक डाउट आपका आ रहा होगा, सर बीजगणितीय योग हमेशा कह रहे हैं कि गुणनफल का भी बीजगणितीय योग आपने बोला हुआ है, और यहाँ पे आप ले रहे हैं माइनस, तो ये कैसे होगा? तो ये हमारा हुआ है चिन्ह परिपाटी से, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। देखिए चिन्ह परिपाटी, अगर हम अब इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि उतना समय नहीं है आपके पास देने का, डिटेल हम पीछे पढ़ा चुके हैं कैसे होगा। फिलहाल आप नियम लिखकर ये फिगर बना लीजिए, ये आप लिख लीजिएगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं केवल संकेत दे सकता हूं। देखिए धारा की बहने की दिशा इस ओर है। अगर हम कोई व्यक्ति, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम खड़े हैं, अगर हम इस तरीके से चलेंगे इधर, तो हमारी चलने की दिशा जस्ट इसके विपरीत है। तो जब विपरीत होगी तो वहां पर हम ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। इसीलिए मतलब इसीलिए हमने क्या किया है, अगर मान लेते हैं सब कोई डेट यहां से हम चलना स्टार्ट किए, ठीक है, यहां से अगर हम चल रहे हैं इस तरीके से, तो इधर से अगर हम चल रहे हैं तो ये इधर से हम चलते चलते जाएंगे, इधर जाएंगे तो देखिए हमारी चलने की दिशा इस ओर है और इधर से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए I2 वाला का ऋणात्मक यहाँ पे लिया गया है। और इस तरीके से फिर से जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और फिर धारा यहाँ से इस दिशा में हो जाएगी, और यहाँ पे धारा की दिशा इस, और ये भी चलने की दिशा भी इस ओर है। तो इसलिए जो दोनों दिशाएं इक्वल होती है तो वहाँ पे धनात्मक लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम इस दिशा में ही चले तो यहाँ पे तो I1 ऋणात्मक हो जाएगा ना, I1 यहाँ पे ऋणात्मक। तो हाँ बाबू होगा, बट आगे जाकर वही बात होने वाला है। अगर न विश्वास हो तो अभी लिख लीजिए किरचॉफ का नियम, ब्रदर सर लिखकर सर्च करके उसकी पढ़ाई कर लीजिए। मेरे पास उतना समय नहीं है दोस्त कि मैं आपको डिटेल में जाकर उसको समझाऊं। समझ रहे हैं ना, एक ही टॉपिक पे इतना समय नहीं है मेरे पास देने के लिए। मैं माफी चाहूंगा, अगर आपको पढ़ना है दोस्त तो वहां से जाकर साइड में पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी न्यू भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको भी चाहिए कि सर सिंपल में आप बता दीजिए हमें। तो सिंपल में बाबू इतना ही है कि आप इतना लिखकर फिगर बना के इतना लिख दीजिएगा। ज्यादा टेंशन और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, समय हमारे पास नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट पहले इसको ले लो भाई। बताइए इतना समय इस पर हम दे दिए। चलिए जी, मैं माफी चाहूंगा, एक ही समय पर इतना, एक ही चीज पे इतना हम समय दे दिए। बताइए, कुछ स्टूडेंट तो गुस्सा भी हो रहे होंगे, सर क्या मतलब एक ही चीज टॉपिक पर लगे रहते हैं, थोड़ा फास्ट भी चलिए। अब बाबू हम फास्ट भी चलेंगे। दूसरा हमारा आता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो चलिए जी, दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक अनुगमन वेग क्या होता है इसको बताना है, दूसरा अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का सत्यापन करना है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है अनुगमन वेग, जिसे हम अपवाह वेग के भी नाम से जानते हैं। यहां पे हमें ये बात बताया गया कि कोई भी विद्युत क्षेत्र का एक प्रभाव है। ये एक विद्युत क्षेत्र का क्या है, ये एक हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। जब किसी विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी विद्युत क्षेत्र है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब किसी भी विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्कर, मान लेते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से गया और यहां पे जाकर टकराया, फिर यहां से यहां पे आया, फिर यहां से यहां पे आया, फिर यहां से यहां पे, तो इस तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार टक्कर करेंगे। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो, मान लेते हैं यहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन गया और यहां पे टकराया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को याद रखेंगे, औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं? धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। तो हम क्या परिभाषा क्या बोलेंगे कि ये क्या है? विद्युत क्षेत्र का एक प्रभाव है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्कर, सतत मतलब लगातार, तो दो लगातार टक्करों के बीच के औसत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। सिंपल सा समझिएगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है। विद्युत क्षेत्र का क्या है? प्रभाव है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच के, मतलब दो मुक्त, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, मतलब ऐसे सॉरी हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए वही परिभाषा हमने लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अगर आप देखें तो लिखा गया है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत मतलब वही लगातार या सतत, तो दो सतत टक्करों के बीच के औसत निर्देशांक वेग को या औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अरे भैया थोड़ा किताबी लैंग्वेज में भी हमें बताना पड़ेगा ना, पूरा सिंपल में तो हमने करके यहाँ पे बता दिया कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को, वही औसत निर्देशांक वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो यही तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये इस तरीके से परिभाषा आप बोल देंगे ना कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत निर्देशांक वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। चलिए जी, यही केवल परिभाषा में समझाना था। अनुगमन वेग को याद रखेंगे, VD से प्रदर्शित करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब हमारा आ जाता है यहाँ पे अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। अब हमें ओम का नियम का सत्यापन करना है। मतलब ओम का नियम क्या बात बताया गया है जी कि किसी चालक में की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। यही ना बात बताया गया है कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही बात बताया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इसी को हमें प्रूफ करना है। चलिए हम वो करेंगे। सबसे पहले चूंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं जी? कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = V/L होता है। चूंकि हम जानते हैं E = V/L ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, तो ये बात हम जानते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये ऊपर क्या है? विभव में परिवर्तन, ये हमारा दूरी में परिवर्तन है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम तो इतनी बात बेसिक हम जानते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब दूसरा एक और चीज़ें हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि बल, हम एक और फॉर्मूला जानते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि बल का एक फॉर्मूला होता है, बल F बराबर क्या होता है? E × E। ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये सभी दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है कि चूंकि हम ये भी एक फॉर्मूला जानते हैं कि F = E × E होता है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे समझिएगा, ये E का जो वैल्यू है यहाँ पे हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं जी। तो अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या मिलता है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके छोटा में लिख दे रहा हूँ। ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि F = ये हम फॉर्मूला जानते हैं, F = क्या होता है? E × E होता है। जहाँ E इलेक्ट्रॉन है और ये E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये होता है। अगर हम चाहें तो इस E का जो मान है V/L ये यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर हम रखते हैं ना तो F = क्या होता है? F = यहाँ पे हो जाएगा F = EV/L हो जाएगा, EV/L। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला, ठीक है ना। यहाँ से F = EV/L हो जाएगा, तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है। अब समझिएगा, अब यहाँ पे तीसरा अब हमारा काम क्या रहेगा समझिएगा। इतना हो गया ना। चूंकि हम एक और बल का, दो बल का यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। चूंकि एक और हम बल का फॉर्मूला जानते हैं, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये फॉर्मूला जानते हैं ना। तो चूंकि हम लिखेंगे तब हम ये भी जानते हैं कि एक हम जानते हैं बल का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम ये लिख देंगे क्योंकि
हम ऐसे लिख देंगे कि चालक पर, या हम ऐसे लिख देते हैं चालक पर लगने वाला बल। तो चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू हम क्या जानते हैं, m इंटू ए जानते हैं, m इंटू ए जानते हैं, ये जानते हैं ना, चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू m इंटू ए होता है। अब इस F के मान को हम चाहें, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, ये इधर m क्या है, m इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो यहाँ से हमारा a का जो वैल्यू निकलेगा वो F बाई m निकल जाएगा। a इक्वल टू, ये m क्या है इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो F बाई m हो जाएगा ना, तो ये हमारा हो गया। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें कि यहाँ पे F के जगह पर ये ई भी बाई एल रख सकते हैं, तो ये ई भी बाई एल को यहाँ पे अगर हम रख दें तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे a इक्वल टू F के जगह पर रख देते ई भी बाई एल, तो ये हम लिख देते हैं ई भी बाई एल, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा हम इसको ई भी बाई एल, ये मेन बटा ये हमारा m हो जाएगा। समझ रहे हैं, f के जगह पर क्या रख दिए, ई भी बाई एल रख दिए, m है तो m हमने रख दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हमारा 1 है ही, है ना। अगर हम चाहें तो ये अगर गुणा करेगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये हमारा गुणा करेगा तो l में गुणा कर देगा, यही ना होगा जी। तो अगर हम ऐसा करा देते हैं तो a का यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो a का जो वैल्यू आएगा, a इक्वल टू a का जो वैल्यू आ जाएगा, सॉरी a का वैल्यू आ जाएगा, तो देखिए ये सबसे नीचे वाला 1 गुणा करेगा तो ये ई भी ही हो जाएगा, ई भी, और बटे क्या हो जाएगा, ये m जाकर l में गुणा कर देगा तो m l हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे त्वरण का एक फॉर्मूला मिला, त्वरण का a इक्वल टू ई भी बाई एम एल हो जाएगा, जहाँ e क्या है इलेक्ट्रॉन है, v क्या है विभवांतर है, यहाँ पे m क्या है, m है द्रव्यमान, l क्या है लंबाई या दूरी हम कह सकते हैं, ठीक है। इतना हमारा हो गया ना। चलिए उसके बाद तब लिखेंगे, तब एक और हम फॉर्मूला जानते हैं, गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण हम जानते हैं कि नहीं, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम फॉर्मूला जानते हैं ना, गति का समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम चाहें तो ये देखिए, अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, v है तो ये हमने v लिख दिया, v क्या है वेग है यहाँ पे, तो हमने v लिख दिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे समझिएगा, एक बात समझिएगा, यहाँ पे वेग है ना, तो यहाँ पे जो ये वेग है वो इलेक्ट्रॉनों का वेग हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों के वेग को ही तो अनुगमन वेग कहते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को हम vd से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए v को हम vd लिख दे रहे हैं, अनुगमन वेग है इसलिए, तो vd हमने लिख दिया। प्रारंभिक वेग, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है तो उसका पहले जब रुका ही ना हुआ होगा तो प्रारंभिक वेग तो 0 होता है, तो 0 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे a का जो वैल्यू है, इस a का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं ना, ई भी बाई एम एल, तो ये हमने रख दिए ई भी बाई एम एल रख दिए, ये t इधर गुणा में है तो ये t इधर गुणा में हो गया। अगर हम इसको आगे थोड़ा देख लेते हैं तो ये vd का वैल्यू निकलेगा, ये vd का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई भी टी बाई एम एल आ जाएगा, यही ना आ जाएगा जी, ये हमारा इतना आ जाएगा। तो ये हमने ये कर दिया, vd इक्वल टू ई भी टी बाई एम एल हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुगमन वेग का मान निकला। अब हमारा ये प्रूफ हो ही गया है, अब हमारा ये प्रूफ हो ही गया है। अब उसके बाद अब हम क्या कर देंगे, तब हम लगा देंगे, एक हम जानते हैं कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध का एक फॉर्मूला, तो अंत में एक और चीज हम लिख देंगे, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का एक फॉर्मूला हमने दिखाया था आपको, जो होता है I इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। ये हमने फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने प्रूव भी कराया है, I इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, ये होता है ना। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या निकलता है, ये हमारा I हो जाएगा,
ये n है तो हमने n लिख दिया, ये e है तो हमने e लिख दिए, a है तो हमने a लिख दिए, और ये vd है, vd का जो वैल्यू है ये हम इतना रख सकते हैं कि नहीं, ये टोटल vd का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख देते हैं। तो ये क्या है, EVT बाई ml है, तो ये ml हमने रख दिया इतना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये ml इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा ही ना कराएंगे जी। तो अगर इधर आकर गुणा कराते हैं, इधर आकर गुणा कराते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ये हमारा i है, ये ml इधर आके गुणा करा लेते हैं, ठीक है ना। इधर क्या बच गए, n e फिर a। अच्छा एक और चीज ध्यान से समझेंगे, ये e गुणा हो जाएंगे तो e स्क्वायर हो जाएगा, तो ये e स्क्वायर हो गया, फिर a है तो हमने a लिख दिया, और फिर v है तो v लिख दिए, और फिर t है तो हमने t लिख दिया, ये t है तो t लिख दिए। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब देखिए अब एक चीज हम कह रहे हैं, यहाँ पे इधर क्या है, v है, और इधर क्या है, ये i है। इधर केवल v को छोड़कर अदर शेष जो भी राशि है, v को, इस v को छोड़कर शेष n e स्क्वायर a t है, इसको हम इधर सभी गुणा में है ना, इधर आएंगे तो भाग करा देंगे। और इधर अगर देखें तो इधर ये ml जो है ये i में गुणा है, i इधर गुणा में, इधर से जाएगा इधर तो भाग करा देगा, ठीक है। तो इधर हम i को इधर भेज देते हैं, v को बस केवल छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हम केवल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। तो हम अगर पक्षांतर करें तो इधर क्या बच जाएगा, इधर ml बच जाएगा, और इधर क्या बच गया, n e स्क्वायर a और t, v को छोड़कर सभी को भेज देते हैं तो इधर आकर भाग ही न देंगे, तो n फिर e स्क्वायर फिर a और फिर t है तो t, ये सब इधर भाग में आकर भाग दे दिए। और इधर क्या बचा है, v बचा हुआ है, और ये इधर i इधर गुणा में था, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये भाग ही ना कराएगा, तो ये भाग करा दिया, यहाँ पे कराएगा कि नहीं कराएगा जी। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम ओम के नियम जब आप पढ़िएगा तो वहां पे बताया जाता है कि प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है, V बाई I होता है, ये हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई I, मतलब V बाई I जो होगा इसका वैल्यू, R का जो वैल्यू होता है V बाई I होता है। तो यहाँ पर V बाई I का अगर आप वैल्यू देखें V बाई I का, तो वो इतने के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि V बाई I जो है वो R, ये जो टोटल जो वैल्यू निकला है ये R का वैल्यू निकला है। अरे भैया V बाई I जो R के बराबर है तो ये भी V बाई I इक्वल टू इतना आ रहा है, तो ये हमारा, इसका मतलब क्या है कि R के बराबर ही ये होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इसीलिए हम इसको, ये इतने को हम क्या कह देंगे, इसीलिए हम इसको हम R कह देंगे। तो ये टोटल R का वैल्यू आ गया, ये V बाई I हो गया, तो V बाई I हो गया। और यही तो हमारा ओम का नियम है ना, यही हमारा क्या है, ओम का नियम तो यही है। बस आगे एक और लाइन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो क्या कर देंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये R इक्वल टू V बाई I आया है, तो ये V बाई I हमने लिख दिया, ये हो गया। अब ये I इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो V इक्वल टू R इंटू I हो जाएगा। और ये यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह आता है तो ये R जो नियतांक है ये हट जाता है, और V समानुपाती I आ जाता है। तो यही तो V समानुपाती I आया था, मतलब किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उस समय पर चालक में, उच्चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही तो ओम का नियम है ना। तो ये यहाँ तक आकर ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो या तो आप यहाँ तक ये 3 लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिख दें, या आप यहाँ तक भी लिख देते हैं तो भी आपका क्या है, यहाँ पर भी आपका प्रूव्ड है, सॉल्व हमने कर दिया है। देखिए एक और बात मैं पहले बताकर फिर वीडियो समाप्त करूंगा। देखिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, एक एक लाइन में हमने लिखा हुआ है, क्यों हमने सिंप्लीफाई करके एक सिंपल तरीके से हमने बताया है। हम चाहते तो किताबी लैंग्वेज से बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है डेरिवेशन। हमने यहाँ पे मोस्टली आपको थोड़ा थोड़ा लिखकर आपको समझाए हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो E इक्वल टू इतना फॉर्मूला होता है। क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं बल का, बल बराबर ये हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू E इंटू E। एक और हम बल का फॉर्मूला जानते हैं F इक्वल टू M इंटू A। तो इस फॉर्मूले का भी हमने उपयोग करके आपको बताया है कि कैसे ये सब आ रहे हैं।
फिर यहाँ पे हमने गति का समीकरण लगाया है, तो ये भी बात आप जानते हैं, गति का ये समीकरण होता है, इतना होता है ना, ये भी बात आप जानते हैं। फिर यहाँ के बाद हमने धारा तथा अनुगमन के वेग के बीच संबंध हमने यहाँ पे बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ रही होंगे, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बताइए अभी हमने केवल कितने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, इतना समय लग गया, इसलिए वीडियो देखेंगे तो समय भी लगेगा, बट एक चीज है कि आपको समझ में आ जाएगा, इससे बड़ी बात क्या चाहिए जी। अगला हमारा आता है तीसरा, इसलिए जितना सिंपल हो सकेगा उतना हम बताने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा कह रहा है बीडस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचिए और इसको मतलब प्रतिबंध शर्तें बताना है। तो चलिए जी, बीडस्टोन सेतु क्या होता है इसको भी हम समझाते हैं। बीडस्टोन सेतु भले कितना घंटा लगे, मुझसे उससे प्रभाव नहीं है। अब मैं मतलब दिल में ये हो गया है ना, जो स्टूडेंट हमारे सपोर्ट करने वाले हैं वो ऐसे भी कर रहे हैं और आप करते रहेंगे, मैं जानता हूँ। और जो नहीं करने वाले हैं, जिनको 15 मिनट में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करना है, वो कूदते रहेंगे भैया, कभी इधर कभी उधर। तो मैं उनके लिए क्या करूं, जितना हो सकेगा मैं उनके लिए भी करूंगा, और जो सीरियस हैं उनके लिए भी हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बट यही है कि जो स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं, 15 मिनट में चाह रहे हैं, 1 घंटे में चाह रहे हैं पूरी फिजिक्स या पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाए, पूरी तैयारी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता बाबू। रियलिटी बात तो यही है, ठीक है ना। तो आप भी सीरियस होकर पढ़ाई करें, यही हमारे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए बेटर रहेगा। बीडस्टोन सेतु क्या होता है? बीडस्टोन सेतु भी क्या होता है, एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या बताया गया है, बीडस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। समझ रहे हैं ना। बीडस्टोन सेतु एक ऐसा क्या है, एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात जो प्रतिरोध है उसका वैल्यू हम ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, इतना आप इंट्रोडक्शन में दे देंगे। अब दूसरा हमारा यहाँ पे काम आता है बीडस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब हमें सिद्धांत ये बताना है। अब मैं चाहता हूं कि ये सिद्धांत आप रट कर नहीं, बल्कि हम समझा दें और ये आपको याद हो जाए। चलिए एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं, फिर हम समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। हमने क्या लिखा है कि यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित है तथा उसके एक विकर्ण पर धारामापी तथा दूसरे विकर्ण पर सेल जोड़ दिया जाए तथा धारामापी का विक्षेप 0 हो, तो चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए जी, हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। यहाँ पे हमें यही बात बताया गया है कि PQ = RS होता है, ये हमें बताया गया है। ये हमारा PQRS क्या है, ये सभी हमारे क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब ये क्या होते हैं हम सब बताते हैं। सबसे पहले एक फिगर है, उस फिगर को आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो उस फिगर को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप सब्र के साथ थोड़ा सा पहले वीडियो को आप थोड़ा ऐसे ही फिगर में बना रहा हूँ, उसको ऐसे ही पहले देख लीजिए, ठीक है ना, फिर हम बताएंगे भी आपको। अभी हम समझा दे रहे हैं, फिगर पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक प्रतिरोध हमने लगा दिया, एक प्रतिरोध यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, एक प्रतिरोध हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ये प्रतिरोध है जी हमारा, ये आप याद रखिएगा। ये हम प्रतिरोध यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 प्रतिरोध है, और ये चारों प्रतिरोधों का मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ये 4 प्रतिरोध हमारा कौन है, एक हमारा P है, एक Q है,
एक R है और एक S है। ये हमारे चार क्या हैं, ये चार प्रतिरोध हैं PQRS। और यहाँ पे ये हमारा एक चतुर्भुज है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक चतुर्भुज ही तो है। ये देखिए चार भुजाएं हैं ना, एक पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, चार भुजाओं से मिलकर बना है, तो ये हमारा चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज ABC और D, ये हमारा चार चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब इसके एक विकर्ण में हम क्या लगा देते हैं, इसके एक विकर्ण में हम क्या लगा देते हैं, एक विकर्ण में हम इसके एक विकर्ण में हम लगा देते हैं धारामापी, ठीक है ना। इसके एक विकर्ण में हम क्या लगा देते हैं, इसके एक विकर्ण में हम लगा देते हैं यहाँ पे, इसके एक विकर्ण में हम लगा देते हैं धारामापी, जिसे गैल्वेनोमीटर G कहते हैं, ठीक है ना। और इसके दूसरे विकर्ण में हम क्या लगा देते हैं, इसका एक दूसरा हमारा विकर्ण है यहाँ पे, ये हम दूसरा विकर्ण यहाँ पे ले रहे हैं। और इसके दूसरे विकर्ण में एक सेल और कुंजी लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है जी, ये हमारा है कुंजी। देख लीजिए यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्त, ठीक है ना। देखिए हमने क्या क्या यहाँ पे किया है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक हमने चतुर्भुज लिया है ABCD, ये हमारे चतुर्भुज है ABCD। और इसकी चार भुजा है, 1 2 3 4। अब प्रत्येक भुजा पर देखिए ये प्रतिरोध है PQRS, ये चारों चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर स्थित है। इसका एक विकर्ण ये है हमारा, जो है हमारा उसमें गैल्वेनोमीटर लगाए हैं, और इसका दूसरे विकर्ण में हमने कुंजी और सेल हमने लगा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें ये बात बताया गया कि जब हम क्या करेंगे, जब इस सेल के द्वारा हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब इस सेल के द्वारा हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब ये सेतु हमारा, जब धारामापी का विक्षेप शून्य हो, मतलब इसमें धारा प्रवाहित, इस वाले रूट में धारा प्रवाहित ना हो, तो उस समय पर चतुर्भुज के दो संलग्न मतलब साथ जुड़े हुए, तो चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, वो शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया। तो यही बात हमसे यहाँ पे कहा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, यदि यहाँ पे क्या लिखे हैं हम एक बार पढ़कर बता दे रहे हैं, सुन लेंगे, याद हो जाएगा आपको। आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे यदि चार प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं, तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी तथा इसके दूसरे विकर्ण में सेल और कुंजी लगे हों, और सेतु संतुलन की स्थिति में हो। संतुलन का मतलब होता है इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तब चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। समझ के कभी भी रट कर याद करेंगे ना, भूल जाएंगे बाबू। समझ कर याद कीजिए, जितनी बार हम बोल रहे हैं उसको सुनकर याद कीजिए, याद हो जाएगा। यहां पे देखिए हमने क्या लिखा है, यदि चार प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित है, यदि प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं पर स्थित हो, तथा उसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ दिया जाए, तथा इसके एक विकर्ण में धारामापी और दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, तब जब धारामापी का विक्षेप शून्य हो, ठीक है, जब धारामापी का विक्षेप शून्य हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो बताइए आपको सिद्धांत समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है ये आ गया होगा जी, ठीक है ना। तो इतना लिखने के बाद आप ये फिगर बना लीजिएगा। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है,
ये हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये हमने बता दिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करके भी हमें दिखाना है। आप चाहें तो हम चाहें ना तो इसको हमें, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन हमसे जितना पूछा गया है इसके अनुसार हमें इसको प्रूफ करके भी हमें दिखाना होता है, तो प्रूफ करके हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो मैं चाहता तो यहीं पे छोड़ सकता था, बट भैया प्रूफ करके दिखाएंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। जो भी हम बता रहे हैं ये सब 5-5 नंबर वाले हैं। तो अगर हम ध्यान से समझें, यहाँ से धारा जा रहा है, यहाँ से धारा बहेगा, तो यहाँ से 2 रास्ते बट जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक हमारा इधर जा रहा है। 2 रास्ते बट रहे हैं कि नहीं जी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 धाराएं जा रही हैं, एक हमारी धारा जा रहा है इस ओर, एक धारा जा रहा है इस ओर। जो इस ओर धारा जा रहा है ये हमारा I1 धारा जा रहा है, और यहाँ से इस तरीके से I1 धारा जाएगा, और फिर यहाँ से भी 2 रास्ता चला जा रहा है, एक इधर एक इधर। तो इधर जो बहेगा वो I2 धारा बहेगा, और इधर जो धारा बहेगा वो IG धारा बहेगा, ठीक है ना। और इधर जो बहेगा, इधर जो धारा बहेगा वो I3 धारा बह रहा है, और यहाँ से जाएगा तो फिर यहाँ से 2 रूट बन रहे हैं, एक इधर भी बहने वाले और एक इधर भी बहने वाले, 2 बन रहे हैं ना। तो I3 इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से इधर जाएगा तो ये I4 धारा बहेगा, और इधर से धारा जो आ ही रही है तो कोई बात ही नहीं है, ये इस तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे देखिए, हमने किरचॉफ का जब नियम पढ़े थे तो देखिए यहाँ पे एक संधि है, यहाँ पे भी संधि है, यहाँ पे भी संधि है, यहाँ पे भी संधि है। संधि का मतलब क्या होती है, जहाँ से बहुत सारी धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं। देख रहे हैं ना, ये एक संधि है, तो इधर धाराएं आ भी रही हैं और यहाँ से 2 धाराएं एक इधर जा भी रही हैं। तो हम यहाँ पे किरचॉफ का 2 बार प्रथम नियम लगाएंगे, 2 बार द्वितीय नियम लगाएंगे। कहाँ पर हम प्रथम नियम लगाते हैं तो यहाँ पे आप समझिएगा, हम लिखते हैं संधि B पर, इस पर हम लगाएंगे। संधि B पर हम लिखते हैं संधि B पर किरचॉफ का प्रथम नियम। संधि B पर किरचॉफ का प्रथम नियम हम लगा रहे हैं। तो संधि का प्रथम नियम क्या कहता है कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती है। तो देखिए ये संधि की ओर I1 धारा जा रहा है तो इसको हम ले लेंगे धनात्मक, तो ये I1 हो गया। और संधि से बाहर निकलने वाली, ये भी बाहर निकल रही है, ये भी बाहर जा रही है, मतलब निकल रही है, तो इसलिए ये दोनों हमारे ऋणात्मक हो जाएगा। तो I2 धारा भी ऋणात्मक और I2 धारा भी ऋणात्मक, IG धारा जो है वो भी ऋणात्मक। इन सभी का बीजगणितीय योग 0 होता है तो 0 हमने लिख दिया। ये किरचॉफ के नियम से हमने ऐसा ही नहीं पढ़ा था। अगर हम इसको आगे सॉल्व कर ले तो ये I1 हो जाएगा, ये I2 को अगर हम उधर भेज देते हैं तो ये I2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये I1 जो होगा वो I2 के बराबर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, I1 होगा I2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, ये IG कहाँ चला गया, IG यहाँ पे IG याद रखेंगे, IG जो है वो उसका मान 0 हो जाता है। क्यों 0 हो गया भैया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सेतु संतुलन की स्थिति में हो। संतुलन की मतलब इस रूट से कोई धारा बह ही नहीं, ना बह रहा हो। तो जब सेतु संतुलन की स्थिति में होगा तो वहां पे IG का मान 0 होता है, इसलिए ये तो 0 ही हो गया। I2 इधर भेज दिए तो प्लस में हो गया, तो I1 I2 के बराबर हो गया। चलिए जी, उसके बाद अब हम दूसरा लगाएंगे कि संधि हमारा ये D है, तो संधि D पर किरचॉफ के प्रथम नियम लगाएंगे। तो हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे संधि D पर हम लिखते हैं संधि D पर किरचॉफ के किरचॉफ के प्रथम नियम से। संधि D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से हम देख लेते हैं। तो संधि D पर किरचॉफ का अगर प्रथम नियम लगाएं तो देखिए संधि D की ओर ये I3 धारा जा रही है, तो जो जा रही है संधि की ओर उसको हम तो प्लस लेंगे, तो ये प्लस हमने ले लिया। और यहाँ से देखेंगे तो I4 धारा यहाँ पे देखिए यहाँ से तो ये धारा तो बहेगी नहीं, ये तो सिंपल सा बात हम भी जान गए हैं कि ये धारा यहाँ पे ये नहीं बहेगा, इधर से ही जब धारा आ रही है तो ठीक है। तो ये I2 धारा देखिए ये भी संधि की ओर आ रहा है, ये भी संधि की ओर आ रहा है, तो जब आ रहा है तो ये IG भी प्लस में होगा और ये हमारा I4 भी प्लस ही में ना होगा जी, सॉरी I4 संधि से बाहर निकल रहा है तो ये माइनस में होगा, तो I4 माइनस में होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं
थोड़ा सा मैं इसको छोटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। I3 प्लस में और IG भी प्लस में और माइनस I4 क्या हो जाएगा माइनस में, I इक्वल टू 0। और इसी को अगर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये I3 और ये शत्रु संतुलन की स्थिति में है, IG का मान तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। I इक्वल टू ये I4 इधर चला जाता है तो ये हमारा प्लस में I4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जी इतना। देख लीजिए आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, I1 है वो I2 के बराबर है, I3 है वो I4 के बराबर है, ये हमारा हो गया जी, ठीक है ना। किरचॉफ के अभी प्रथम नियम ओनली लगाए हैं तो ये हमारा सिद्ध हुआ है, ठीक है ना। अब दूसरा अब हम यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा हम यहाँ पे एक चीज लगाएंगे, दूसरा अब हम यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ के। अब दूसरा हम क्या लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे दूसरा हमारा द्वितीय किरचॉफ का द्वितीय नियम है बंद जाल के लिए। तो यहाँ पे बंद जाल कौन सा लेंगे, एक A B D A, एक ये हमारा बंद जाल हो रहा है A B D A, एक ये बंद जाल, दूसरा हो रहा है B C D A, एक दूसरा ये हमारा बंद जाल हो रहा है। तो दो बंद जाल लगा लेते हैं। तो सबसे पहले बंद जाल हम यही लगाएंगे A B D A में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बंद जाल A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ये शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं बंद जाल A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम क्या कहता है कि प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही ना बात कहा गया है जी, ठीक है। तो इसमें तो सेल तो इसमें लगा नहीं है, तो सेल को हटा दीजिए। प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध हम करेंगे। तो देखिए प्रवाहित धारा I1 के साथ कौन है, संगत प्रतिरोध P है। तो हम क्या लिख देंगे, प्रवाहित धारा I1 के साथ इसका संगत प्रतिरोध है P। फिर इधर से इधर आएगा तो इसमें देखिए प्रवाहित धारा IG है, इसका संगत प्रतिरोध है G। तो प्रवाहित धारा ये देखिए ये हमारा, अगर हम कहें तो इधर ही हम चल रहे हैं और इधर ही धारा बह रहा है, तो धारा और चलने की दिशा अगर इक्वल हो, अगर हम इसी रूट से चलेंगे, धारा की बहने की दिशा इस ओर है, हम भी इस ओर चलेंगे, तो इसीलिए इसको धनात्मक लिए हैं। तो I1 को हम धनात्मक यहाँ पे लिए हैं। फिर इधर ये इधर से बाद इधर चलेंगे तो देखिए धारा की भी बहने की दिशा इस ओर है, इसलिए इसको भी धनात्मक लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, IG इंटू G हो जाएगा। फिर यहाँ से अब हम किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, और धारा की बहने की दिशा जस्ट इसके अपोजिट है। तो हम इधर चल रहे हैं, इधर बह रहा है, तो इसलिए I3 को हम पॉजिटिव माइनस लेंगे। तो ये I3 और ये इसका संगत प्रतिरोध है R, तो R कर दिए और इक्वल टू 0 कर दिए। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो जाएगा I1P। ये तो हमारा देखिए यहाँ पे IG का मान सेतु संतुलन की स्थिति में है, इसलिए IG का मान 0 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा 0 हो जाएगा। ये I3R ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, I3 इंटू R हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से ये मिलता है जी कि I1P है वो I3P के बराबर है। ये हमने एक यहाँ पे लगाया। तो अब एक और बंद जाल लगा लेते हैं BCDB में, इसमें हम लगा लेते हैं। तो इसमें लगाते हैं BCDB में। तो यहाँ पे इसका संगत प्रतिरोध क्या है, I2 का संगत प्रतिरोध है Q। अब देखिए हम इधर से ही अगर चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो धारा की बहने की दिशा इस ओर है, हम इसी ओर चल रहे हैं, तो इसीलिए इसको प्लस लेंगे। अब दूसरा हम एक और परिपथ यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा कौन है, BCDB में। तो हम लिख देते हैं बंद जाल BCDB में, BCDB में किरचॉफ द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसमें प्रवाहित धारा क्या है, I2 है। तो इधर I2 धारा हमारे चलने की दिशा में है, तो I2Q हम लिख देंगे। देखिए फिर इधर चल रहे हैं, फिर अगर हम इधर जा रहे हैं तो देखिए इधर धारा बह रहा है और हम इधर जाएंगे, तो इसलिए ये दोनों विपरीत हो जाएगा, इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे। तो ये हमारा माइनस I4
I4S हम ले लेते हैं। अब फिर यहाँ से अब हम इधर जाएंगे तो धारा की बहने की दिशा इस ओर है, हम इस ओर चल रहे हैं, तो इसीलिए इसको भी हम माइनस लेंगे, IG इंटू जी इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो हमारा सेतु संतुलन की स्थिति में है, तो IG का मान 0 होता है, इसलिए ये गुणा होगा G में, तो ये 0 हो जाएगा टोटल। ये I4S है, ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम अगर इधर भेजते हैं तो I2Q जो है, ये हम इधर भेजते हैं तो ये I4S हो जाएगा, I4S हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। तो आपको समझ में क्या आया कि I1 है वो I2 के बराबर है, I3 है वो I4 के बराबर है। फिर द्वितीय नियम लगाएं तो वहाँ पे I1P जो है वो I3R के बराबर है, I2Q है वो I4S के बराबर है। अब देखिए ये हमारा समीकरण, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, इसको समीकरण 3 मानते हैं, इसको समीकरण 4 मानते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देने पर अगर हम कर लेते हैं कि ये जो समीकरण हमारा 3 है, 3 में 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समीकरण 3 में 4 का भाग दे देते हैं, समीकरण 3 में 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना, 4 से भाग दे देते हैं। तो समीकरण 3 में हमें क्या बात बताया गया है कि I1P है वो I3R के बराबर है। तो I1P जो है वो क्या है, I3R के बराबर है, ये एक समीकरण है ना। एक और समीकरण क्या है, I2Q है वो I4S के बराबर है, दूसरा है I2Q है वो I4S के बराबर है। यही तो दो समीकरण है ना। समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड को राइट हैंड साइड के साथ भाग देंगे। तो ये हमारा ऐसे हम भाग दे देते हैं, यहाँ पे ये हमारा I1P है, इसमें ये I2Q से भाग दे देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है तो ये I3R है, और इसमें भाग दे देंगे I4S से भाग दे देंगे इस तरीके से। आपको आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए ये I1 से I2 कैंसिल, I3 से I4 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं जी। आप सोच रहे होंगे सर I1 है यहाँ पे I2 है, कैसे कैंसिल। तो बाबू यहाँ पे हमें बताया गया है कि I1 है वो I2 के बराबर है, किरचॉफ के प्रथम नियम से सॉल्व किया था। तो फिर I3 है वो I4 के बराबर है, तो इसीलिए I1 से I2, I3 से I4 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या मिला हमें, अब यहाँ पे हमें यही ना मिला जी कि जो PQ है वो किसके है, RS के बराबर है। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही ना हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने यहाँ पे प्रूव्ड करके दिखा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन कोई भी इजी नहीं है, क्योंकि बाबू ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। इजी वाले हमने करा दिए हैं आपको पहले ही। आप जान रहे होंगे कि भैया हलवा है, हम ऐसे ही चम्मच उठाएंगे खा लेंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला दोस्त। मेहनत करना होगा, कंसिस्टेंट वीडियो को देखना होगा। एक बार में समझ में ना आए, 2 बार समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझेंगे तो आपको समझ में सब आएगा, ठीक है ना। वैसे तो बहुत हम डीप में जाकर ये सब समझाते हैं। दूसरी बात मैं कह दूं, हम इसको आसानी तरीके से भी बता सकते हैं, बट उस तरीके से ये है बाबू कि 5 नंबर है तो वहां पे 3 नंबर ही मिलेंगे। जैसे कि आपने ये सिद्धांत लिख दिए होते, ये इतना लिखकर ये फिगर बना दिए होते, और जो ये बात PQ/RS इतना लिख दिए होते, तो आपका ये 5 नंबर का है तो आपको 3 नंबर मिल जाता, 3 मार्क्स मिल जाता, ठीक है ना। बट अगर 5 में 5 नंबर चाहिए तो ये प्रूफ करके भी दिखाना होगा। समझ रहे हो ना बाबू, जो रियलिटी है वो हम बता देते हैं आपको, बाकी आपकी इच्छा कि आप कितना करें। मैं एक जो भी आपका दोस्त के नाते कहें या टीचर के नाते, मैं आपको सही गाइडेंस देने का प्रयास करता हूं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए जेन्युइनली मतलब मेहनत कर रहा हूं, आपको एक सही गाइडेंस कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरी हौसला अफजाई के लिए आप सभी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी जब हौसला हमें देते हैं तभी जाकर वीडियो लाने में भी मजा आता है, अच्छा लगता है। क्यों डेरिवेशन पे हम एक बीच में गैपिंग कर दिए, नहीं लाकर आए, क्योंकि कभी कभी मतलब जब मेहनत बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, 2.5 3 घंटे की वीडियो लाकर आए और उसके बाद वहाँ पे अगर स्टूडेंट उसको नहीं देखते हैं तो दुख लगता है कि किस लिए हम मेहनत कर रहे हैं भैया, जब देख ही नहीं रहे हैं स्टूडेंट। जो अच्छी वीडियो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा,
अब वही नहीं देखेंगे तो क्यों हम उतना मेहनत करें। हम भी 15 मिनट वाला लेकर आएंगे, 20 मिनट का एक वीडियो लेकर आएंगे, 25 मिनट का वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे भैया इजी इजी क्वेश्चन और निकल चलेंगे, बाकी आप जाने। क्योंकि क्वेश्चन हार्ड ही आएंगे। समझने वाले तो समझ रहे होंगे, मैं जानता हूं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये भी ले लीजिए। ठीक, इतनी बात समझ गए ना। चलिए अब हमारा आता है यहाँ पे चौथा नियम, और चौथा नियम आपको दिखा सकते हैं, बायो सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। 17, 18, 23, 24 में पूछा गया है, ये 5 नंबर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं बाबू, ठीक है। चलिए इसको मैं करके दिखा दूं। देखिए बायो सेवर्ट, बायो एक है सेवर्ट, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर ये नियम दिए थे। बायो सेवर्ट ये दो अलग अलग वैज्ञानिक है, एक है बायो एक है सेवर्ट। तो दो वैज्ञानिक जो थे, एक बायो और सेवर्ट, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इन्होंने क्या दिया, इन्होंने अपना एक नियम दिए कि कोई भी धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इन्होंने मान बताया है। तो इन्होंने क्या, हमने वही बात बताया है, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग करके किसी धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिए हैं। यही तो बात हम भी कह रहे थे कि मान लेते हैं कोई ये धारावाही चालक है, ये कोई हमारे पास ये एक धारावाही मान लेते हैं, सपोर्टेड ये कोई एक धारावाही चालक है और इसमें हमने आई धारा प्रवाहित किया है। तो इसके चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान इन्होंने कैसे ज्ञात करेंगे, उसी के लिए ये इन्होंने क्या किया, प्रयोग करके सूत्र हमें ये नियम प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिए हैं। अब इस सूत्र के देने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनके अनुसार यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिए हैं, ठीक है ना, इस नियम में। अब इस नियम के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई, तो इस नियम के अनुसार हमें 4 पॉइंट्स ये बताए गए हैं। ये आपको चारों पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे तो अच्छी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इन 4 पॉइंट्स को समझने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे बाबू, ठीक है, जो रियलिटी है वैसा ही कर लेते हैं। क्यों छोटा हमने यहाँ पे किया, इसलिए ना क्योंकि जब हम आपको समझाएं, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाए। चलिए कोई नहीं जी, हाँ जी, अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लेते हैं कैसे धारावाही चालक होगा, तो मान लेते हैं ये एक चालक तार है, ठीक है, ये एक चालक तार है। अब इस चालक तार में हमने आई धारा प्रवाहित किया, ठीक है ना। अब ये एक चालक तार है, इसमें हमने आई धारा प्रवाहित किया, तो जाहिर सी बात है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा जी। तो सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं कि इसके चारों ओर इस तरीके का, इसके चारों ओर इस तरीके का, इसके चारों ओर इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं इसके चारों ओर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो हम कह रहे हैं कि चालक से, ये जो चालक है, यहाँ पे हम ये कलर ले लेते हैं, तो ये चालक से आर दूरी पर, चालक से आर दूरी पर एक यहाँ पे बिंदु है, और इस बिंदु P पर हमें, यहाँ पे एक बिंदु है P, और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू ज्ञात करना है। परंतु किसके लिए, यहाँ पे इस चालक, ये तो चालक अनंत लंबाई की है, तो अनंत नहीं बल्कि इस चालक का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, अल्पांश लंबाई, जिसे हम कहेंगे dl। तो अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, उसके लिए सूत्र हमें बताना है। बात आप समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से दर्शाते हैं। यहाँ पे हमने dB क्यों लिखा है, dB हमें ये बताता है कि इस अल्पांश, पूरी चालक के लिए नहीं, इस अल्पांश छोटी सी लंबाई है जो हमारा A और ये B, तो AB के बीच की जो चालक की लंबाई है इतने के लिए, इसके लिए इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, समझ रहे हैं, ये बातें हैं। तो यहाँ पे ऐसा हम मान लेते हैं कि अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच जो बना कोण है वो थीटा है, ऐसा हमने इतना मान लिया।
तो अब हम एक एक करके चलिए, अब एक एक करके हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब हम ज्ञात करें, चलिए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें यही बात बताया गया कि अल्पांश, मतलब हमें ये बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार हमें यही बात बताया गया कि अनंत लंबाई के चालक तार में उत्पन्न, अनंत लंबाई के वही तो हम भी कह रहे थे। देखिए अब इस नियम के अनुसार हमें ये बात बताया गया, सबसे पहली बात कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण उत्पन्न क्या होता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पे एक चीजें यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। हाँ जी, चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए बाबू, हम ये पूरी अनंत लंबाई में चालक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, बट इस अल्पांश लंबाई के कारण, अल्पांश लंबाई के लिए, लंबाई के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है उसको हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे कहेंगे, यही कहना ही मेन है। तो हम कहेंगे कि अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश लंबाई के, मतलब सॉरी, चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही पहली बात यहाँ पे बताया गया है, ये पहला बात हमें यही बताया गया है। एक बार और सुनना चाहें तो आप सुन लीजिए कि यहाँ पे यही बात बताया गया कि अनंत लंबाई के चालक तार में आई धारा, मतलब अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। तो ये आपको याद रखना है, इसको हम समीकरण फर्स्ट कहते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दूसरी बात फिर से हमें बताया गया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो इस अल्पांश लंबाई के ही क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी बात ये बताया गया। आशा करता हूं ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्या हमने बताया, हमने ये बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। ठीक है, वही बात हमने लिखा है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई के समानुपाती, अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। ठीक है। तीसरी बात हमें क्या बात बताया गया, हमें ये बात बताया गया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के, साइन को ज्या कहते हैं, ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये बातें कहा गया, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम कर लेंगे समीकरण 3। तो अभी तक हमने क्या क्या बात बता दिया जी, अभी तक हमने 3 बातें बता दिया। सबसे पहली बात, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती। दूसरी बात, अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती। तीसरी बात, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है। उसके बाद अंत में आ जाता है कि इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी
के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये हमारा, इसको हम कर लेते हैं समीकरण 4 कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चारों समीकरण पता चल गई होंगी। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना, अब कहाँ की दूरी है, तो इस अल्पांश लंबाई या चालक और बिंदु P के बीच की दूरी है, या हम ये कह सकते हैं कि इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी। तो हम यही लिखेंगे, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो भी लाइन हमने लिखा है ये हमने आपको समझाकर पूरी तरीके से बताया है। ये लाइन लिखना जरूरी था, ये भी आपको लिखना है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इन चारों समीकरणों को अगर मिलाते हैं, मिलाएंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सभी में इक्वल ही है, ये सभी एक समान ही ना चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड व फोर्थ को मिलाने पर, तो अगर हम इन सभी को मिला लेते हैं तो क्या होता है जी, अगर हम इनको मिला लेते हैं तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB होगा ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB होगा वो समानुपाती होगा किसके, IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये सभी आपस में गुणा हो जाएंगे, IDL sin थीटा अब बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा जी, यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dB इजकल टू, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का जब चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जिससे हम कहते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। फिर IDL sin थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे IDL sin थीटा, अब बाई क्या हो जाएगा, बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है, IDL sin थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा इतना आ गया, और यही हमारा मेन फॉर्मूला है जी। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार हमारा दिया गया जो फॉर्मूला है वो यही है, आइए हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रूव्ड, ठीक है ना। बायो सेवर्ट का नियम यही है जी। तो इतना लिखने के बाद ये चार हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट ये चारों पॉइंट्स समझ में भी आए होंगे, और ये चारों पॉइंट्स वो जरूर लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये चारों पॉइंट्स लिखकर ये चारों समीकरण लिख दीजिएगा और सभी को मिला देंगे, तो मिलाकर आपको ये बनेगा, फिर इसके आगे ये बनेगा, इतना लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट बाबू ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक, नेक्स्ट अगले हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब आते हैं हमारा, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है, सब बड़े क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं था, एक्स्ट्रा लाइन बढ़ता है, इसलिए हमने नहीं लिखा कि किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, पहली क्वेश्चन। दूसरा कह रहे हैं इस नियम का अनुप्रयोग करके, मतलब उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण, यहाँ पे कारण होगा, कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए हम दोनों क्वेश्चन को निकालकर आपको समझा देते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है जी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हमसे क्या बातें कहा गया, यहाँ पे सबसे पहला हम क्वेश्चन का उत्तर देते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो हम यहाँ पे एम्पियर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना नियम दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण, मतलब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। नहीं समझ में आया ना, हम समझा देते हैं। मान लेते हैं सपोज डेट ये एक चालक तार है, हाँ ऐसा ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोज डेट ये एक चालक तार है, ठीक है ना। इस चालक तार में हम क्या करते हैं, इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं,
तो जब किसी भी चालक तार में, जब किसी भी चालक में हम क्या करते हैं, जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस चालक के चारों ओर क्या होगा, इस चालक के चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबकीय क्षेत्र है चालक से r दूरी पर, यहाँ पे एक बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये बिंदु है, मान लेते हैं इस बिंदु पर, ये बिंदु जो है वो dl है, ये अल्पांश लंबाई हम इस बिंदु पर ले लेते हैं, dl है। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमारा b है। तो हमने यहाँ पे क्या बात बताया, हमने यही कहा कि एक चालक तार हमने लिया है, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस चालक से r दूरी पर एक हमने अल्पांश बिंदु लिया जो है dl, और इस dl पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो b है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इस एम्पीयर के परिपथीय नियम में हमें यही फॉर्मूला बताया गया है कि b समाकलन b dl जो होता है वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। हमें तो यही बताया गया है जी। ठीक है, इस नियम के अनुसार हमें ये बातें बताई गई। अब यहीं से हमें अपना क्या करना है, अपना याद करना है। ये देखिए, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा पृष्ठीय समाकलन है। ये b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये अल्पांश लंबाई है, ये अल्पांश लंबाई या अल्पांश हम कह सकते हैं, बिंदु हम कह सकते हैं। ठीक है ना। ये म्यू नॉट है, ये क्या है, चालक में प्रवाहित धारा है। तो हम यही हमें बताया गया कि जब किसी चालक में, इतनी बात तो बोल देंगे ना, कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। बताइए, समझ में आया आपको? यही नियम आपका है एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यही लिखा गया है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये बातें समझ में आ गई होंगी हमारी। तो ये आप सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इतना लिखने के बाद ये जरूर ये समीकरण लिख लीजिएगा। ठीक है ना। यही हमारा एम्पीयर का परिपथीय नियम का समीकरण है। इस फिगर को भी आपको बनाना है। दूसरा बात अब यहाँ पे क्या आ जाता है, दूसरा हमसे कहा गया कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कारण रहेगा। यहाँ पे कहा गया ना कि एक मतलब एम्पीयर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र की स्थापना कीजिए। बिल्कुल जी, हम इसके सूत्र की स्थापना आराम से कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम कर देते हैं। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं अभी हमने पढ़ा है एम्पीयर के परिपथीय नियम से। एम्पीयर के परिपथीय नियम से हम क्या जानते हैं जी, एम्पीयर के परिपथीय नियम से हम जानते हैं कि यही ना हम जानते हैं जी, समाकलन ये हम जानते हैं समाकलन बी डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। ये बात हम जानते हैं, ये हमने इतना लिख दिया। ठीक है। अब चूंकि हम अगर इसका सच में वास्तव में समाकलन करें तो देखिए क्या होता है। अगर हम समाकलन करें तो यहाँ पे जो B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये एक नियतांक वैल्यू है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये वास्तव में तो ये बाहर निकल गया। और ये समाकलन पृष्ठीय समाकलन ये हमारा dl है, तो ये dl का समाकलन होगा। और ये हमारा क्या है, म्यू नॉट इंटू आई है, तो ये म्यू नॉट इंटू आई हमने लिख दिए।
अब देखिए यहाँ पे ये समझिएगा, जब ये क्या है, हम क्या कह रहे थे कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर कह रहे थे ना, तो ये अल्पांश, ये बिंदु है, कोई बिंदु ही ना है अल्पांश, ये बहुत सारी इस तरीके से दिख रहे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर ही एक वृत्त बना है। यही हमारा वृत्त की जो परिधि होती है क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम समाकलन करते हैं dl का अल्पांश बिंदु का, तो इसका जो वैल्यू आता है वो 2πr आता है। क्या आता है जी, 2πr। तो हम इसका अगर समाकलन कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये b हो जाएगा, और इसका अगर समाकलन करते हैं तो 2πr आता है, और ये क्या हो जाएगा, μ0 इंटू आई है, तो ये μ0 इंटू आई हो गया। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे ये हमारा 2πr इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो यहाँ पे अगर इधर आकर भाग कराएगा तो ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 इंटू आई, अब बाई क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, μ0 इंटू आई बाई 2πr हो गया, ठीक है। अगर हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या होता है, b इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पहली बात तो ये हम गुणा कराते हैं, सबसे पहली बात नीचे ये तो ऊपर हमारा μ0 है, ठीक है ना, ये दो में गुणा करेगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये पाई है तो पाई को 7 लिख देते हैं, ये आई है ना, इसको थोड़ा हम साइड में लिख देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हम आई लिख देते हैं, ये बीच में गुणा ही है, आई लिखते हैं, ये आर है तो इसको भी हम साइड में लिख देते हैं, तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा, ये एक हमारा समीकरण बन जाएगा। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया, इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लिखा है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है b इक्वल टू μ0/4π I/r होता है, ठीक है ना। तो I/r होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए ना। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सॉरी 2 दूना 4, तो ये 4 μ0/4π हो गया है, ये 2i में गुणा होगा तो ये 2 होगा ना, 2I/r, ठीक है ना, समझ रहे हैं, 2I/r होगा। अब ये हमारा सही हुआ है। तो यही हमारा एक क्या करना था, ज्ञात करना था, तो वो हमने ज्ञात करके बता दिया। क्या हमने ज्ञात किया है कि एक अनंत लंबाई के चालक तार है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने सूत्र यहाँ पे ज्ञात करके बताया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मेरा एक आप सभी से एक सजेशन रहेगा, एक सजेस्ट में करना चाहूँगा कि देखिए हम यहाँ पे सब कुछ करा रहे हैं, बट समय कम होने के कारण हम जरूर कहेंगे आप सभी से कि आप अभी तक अगर टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं हमारा, तो टॉपर नोट्स जरूर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसा टॉपर नोट्स, तो नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपर नोट्स है इसमें पूरी फिजिक्स की, मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे हम आपकी पूरी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स हम दे रहे हैं, ठीक है ना। पूरी फिजिक्स के 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, मतलब 24 चैप्टर हो रहे हैं। पहले चैप्टर से 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत, महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब हम दे रहे हैं। ओनली 199 में दोनों ही आपको दे देंगे हम। अब ओनली एक लेना है तो वो 100 रुपये या 99, वही 99 में मिल जाएंगे। तो आप जरूर इस टॉपर नोट्स को लें, क्योंकि इसमें पूरी किताब के हम निचोड़ आपको इंपॉर्टेंट वाली दे रहे हैं, और उस नोट्स को पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छा नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो जिनके पास थोड़े से उनको लगता है कि हाँ अपने पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए हम पैसा थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपर नोट्स चाहिए। इतना लिख कर मैसेज करेंगे, आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर ही PDF नोट सेंड कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं ना। दो चीज़ों पर कभी भी पैसे के बारे में नहीं सोचनी चाहिए, और दो चीज़ों पर जितना हो सके खर्च करना चाहिए। एक एजुकेशन, दूसरा होता है हेल्थ। हेल्थ और एजुकेशन में जो कंजूसाई किया भैया वो मतलब आगे विकसित नहीं हो पाएगा।
हेल्थ में कंजूसाई करेंगे, खाने पीने पर ध्यान नहीं देंगे, बीमार हो जाएंगे, एक ही दिन सब बचा हुआ पैसा चला जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात है। अगला आता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र के स्थापना कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट हमारा डेरिवेशन है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच क्या होता है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए जी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका हम ज्ञात करें कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। बहुत बार पूछा गया है ये हमसे, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा है। ठीक है, वैसे तो हमने सब कुछ बताया है, हमने आपको कहा था 30 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन केवल हमने बताया था पूरी किताब से, तो उसमें हमने सभी को बताया था किस किस वर्ष में पूछे गए हैं। अगर नोट डाउन किए होंगे तो जाकर देख लीजिए। मान लेते हैं सपोर्टेड ये हमारे पास दो चालक हैं जी, ये पहला हमारे पास एक चालक है, ये हमारे पास दूसरा चालक है। ठीक है ना, दो चालक हमने यहाँ पे ले लिया है, ये हमारी पहली चालक है फर्स्ट चालक, ये हमारा सेकेंड चालक है दूसरी चालक। ठीक है ना, इन दोनों चालकों के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं d है। ठीक है, इस चालक में हम मान लेते हैं सपोजेट I1 धारा प्रवाहित करते हैं और इस चालक में हम I2 धारा प्रवाहित करते हैं। ये चालक बहुत ही दूर दूर नहीं है, बहुत ही पास पास है। अब जाहिर सी बात हम इतनी बात जानते हैं कि जब कोई भी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही सोचिए कि जब हम इस चालक में, जब हमने क्या किया, जब हम क्या कर रहे हैं, जब इस पहले वाले चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे, पहले वाले चालक में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके कारण इसके चारों ओर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, इसके चारों ओर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर इसी प्रकार इस I2 धारा में भी हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो इस धारा के, इस चालक में जो हमने क्या किया, धारा प्रवाहित किए, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक पर भी तो एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा, एक बल लगेगा। इस चालक के कारण इस पर एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसी बल की हमें गणना करना है कि ये दोनों पास हैं, दोनों में धारा प्रवाहित करें तो पहले वाले चालक से दूसरे वाले चालक पर बल कितना लग रहा है या दूसरे वाले चालक से पहले चालक पर बल कितना लग रहा है, ये गणना करना है। तो चलिए अब हम गणना कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इसको चाहे तो आप माना की करके थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि हमने किया है। माना दो समांतर धारावाही चालक फर्स्ट और सेकेंड है, माना दो समांतर धारावाही चालक फर्स्ट और सेकेंड है, जिसमें क्रमशः I1 और I2 धारा प्रवाहित है, जिसमें क्रमशः I2 और I1 मतलब I1 I2 धारा प्रवाहित है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है, दोनों के बीच की दूरी d है, तथा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। अब यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए जी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, सबसे पहले हम यही ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम जानते हैं क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि चालक फर्स्ट में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। तो हम यही लिखेंगे कि चालक, हम लिखेंगे चालक फर्स्ट में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, चलिए। तो चालक फर्स्ट में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो ये अभी हमने ज्ञात किया है कि चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I बाई d, दूरी है तो d हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये अभी हमने ये फॉर्मूला ज्ञात किया है कि नहीं जी, अभी हमने ज्ञात किया है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा, जब एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसी में ये फॉर्मूला प्रूफ कराया गया है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, यही ना अभी हमने फॉर्मूला, जब एम्पियर के परिपथीय नियम का ये उपयोग ही, अनुप्रयोग ही ये है पहला। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r। r क्या है, दूरी ही तो है। तो ऐसे ही यहाँ पर दोनों चालकों के बीच की दूरी ही तो है d, तो d हमने लिख दिया है केवल।
समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमने पहला ज्ञात किया। अब दूसरा हम ज्ञात करेंगे कि ये जो I2 धारा है, दूसरी चालक है, इस पर बल कितना लग रहा है, ठीक है ना, मतलब इसके कारण इस पर बल कितना लग रहा है। तो हम दूसरा हमारा क्या लिखेंगे कि चालक I2 लिख दें, या चालक सेकेंड पर लिखेंगे, सेकेंड पर लगने वाला बल। चालक सेकेंड पर लगने वाला बल कितना होगा। तो चालक सेकेंड पर लगने वाला बल F = हम एम्पियर के परिपथीय नियम से जानते हैं ILB sin थीटा होता है, सॉरी लॉरेंज बल से जानते हैं ILB sin थीटा। जब चालक पर क्या होता है, चालक पर लगने वाला बल के लिए लॉरेंज बल का एक फॉर्मूला होता है F = ILB sin थीटा। तो यहाँ पे I2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि दूसरी चालक में I2 धारा प्रवाहित हो रहा है, तो I2 लिख दिए। L मतलब इस चालक की लंबाई, B मतलब इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो, और ये sin थीटा है, मतलब इस पर जो बल लग रहा है वो कितने कोण पर लग रहा है। तो जब दो समांतर चालक है तो इनके बीच जो बल लगेगा वो लंबवत लगता है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो लंबवत लगता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा I2 हो जाएगा, फिर L हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, और फिर ये sin थीटा के जगह पर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबवत बल लग रहा है, इसीलिए थीटा डिग्री हो जाएगा। अब जब थीटा डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे हो जाएगा F = क्या हो जाएगा I² LB, और साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो 1 हमने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया गया है F = I² LB, सॉरी I² नहीं है, I2 LB है, तो ये I2 LB हमने लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए। तो ये हमारा हो गया जी F = I2 LB हो गया। तो ये हमारा समीकरण, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट के मान को समीकरण सेकेंड में रखते हैं। कैसे रखेंगे जी, तो देखिए यहाँ पे b का वैल्यू है इतना, और इस b की जगह पर इतना वैल्यू को हम रख देंगे। तो हम यही लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के मान को 2 में रखने पर, तो अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा F = ये I² है, तो I², फिर L है, और B की जगह पे ये हम रख देंगे μ0/4π और 2I/r हो जाएगा। तो ये 2I/r हमने लिख दिया। इतनी बात आप समझ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम कॉमन कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, ये समझेंगे। ये हमने क्या किया था, चालक फर्स्ट में I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया था। इस चालक 1 में हमने I1 धारा प्रवाहित किया था ना, तो जब चालक I1 धारा प्रवाहित किया था तो यहाँ पे हम I1 लिखना चाहिए ना, क्योंकि चालक फर्स्ट में I1 धारा प्रवाहित किया गया है, तो इसलिए I1 लिखना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम I1 लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें भी हम क्या लिखेंगे जी, I1 लिखेंगे। तो ये हमने I1 लिख दिए। अब यदि कहा जा रहा है कि यहाँ पे इतना, ये तो हमारा प्रूफ हो ही गया है कि चालक पर लगने वाला बल, बट ऐसा हम मान लेते हैं कि यदि चालक की लंबाई 1 हो, ठीक है ना, यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि यदि जो चालक की लंबाई है, यदि चालक की लंबाई जो है, चालक की लंबाई है L, वो क्या हो, 1 हो। यदि चालक की लंबाई 1 हो जाएगी तो उस समय पे L का मान क्या हो जाएगा, 1 का मतलब गुणा होगा तो वही उतना ही हो जाएगा। तो उस समय पर जो हमारा F का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, उस समय पर हमारा F का वैल्यू निकलेगा μ0/4π हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 2, फिर ये I1 और ये I2 इसमें गुणा हो जाएगा तो ये I2 हो जाएगा। अब बाई क्या हो जाएगा, R है, तो ये हम R लिख देते हैं। समझ रहे हैं, μ0/4π 2I1 I2 और नीचे R है तो R हमने लिख दिया। तो ये बातें हैं जी,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया, यही हमारा प्रूव्ड है जी, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। ये देख लीजिए, ये हमने क्या किया है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का हमने ज्ञात किया है। F = μ0/4π2I1I2/r²। मतलब क्या है कि दो धारावाही चालकों के बीच जो लगने वाला बल होगा ना, वो क्या होगा, एक तो μ0/4π ये एक वैल्यू हो गया जिसका मान क्या होता है 10⁻⁻7 होता है, ये आप जानते ही हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कहा गया है 2 से गुणा कराएंगे, I1 जितना धारा प्रवाहित हो, I2 धारा प्रवाहित, इनका गुणा करा देंगे, इनकी बीच की दूरी जो है उसका गुणा करा देंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान समझेंगे, तो ये 2I1 है, यहाँ पे बीच की दूरी D है, यहाँ पे हम R लिखे हुए हैं, तो ये R नहीं लिखिएगा, ठीक है, मिस्टेक से लिख दे रहे हैं हम, आप मिस्टेक नहीं करेंगे, यहाँ पे D ही लिखेंगे और यहाँ पर भी D लिखेंगे, क्योंकि दूरी को हमने जब D माना है तो यहाँ पर हम D ही लिखेंगे, तो ये D लिख देंगे, ये D लिख देंगे, या आप यहाँ पे ही R मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? स्क्रीनशॉट बाबू ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओह, चलिए, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इतनी बात है। अगला हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटनाओं को समझाइए। अब देखिए, सभी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऐड करके पूछा गया है। इसमें भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं पहले इसको बताना है, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटनाएं, मतलब अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, इसकी घटनाएं क्या होती है, उसको बारे में बताना है। तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं। ठीक है बाबू, पहले इसको समझ लेते हैं। तो क्या बातें पूछा गया, कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो जब किसी चुंबक, सपोज इट ये हमारे पास एक चुंबक है, चुंबक का दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव, एक हमारा साउथ ध्रुव। ये हमारा चुंबक है और चुंबक के ये हमारे पास एक चुंबक है और ये क्या है, ये हमारे पास कुंडली है। ठीक है ना? हमारा इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है क्या भैया? ओहो, फास्टली चलना पड़ेगा। अब हम क्या करें, इन्वर्टर तो मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, लाइट आ जाए तो अच्छी बात हो जाएगी, नहीं आएगा चलिए कोई नहीं, फास्टली हम पढ़ा देते हैं जितना हो जाए। देखिए, ये हमारे पास एक चुंबक है, ये हमारे पास कुंडली है। ये क्या है जी? कुंडली है। तो देखिए क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच कौन सी गति होगी, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच कौन सी गति होती है? आपेक्षिक गति होता है, आपेक्षिक गति। तो जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो कुंडली में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है? तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। जब इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इस कुंडली में एक क्या होगा, एक क्या होगा, इस कुंडली में एक क्या होगा, मैं इधर लिख रहा हूं, इस कुंडली में एक क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है ना? और उसी को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है ना? उसी को प्रेरित धारा कहते हैं। और वही इस घटना, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, परिभाषा याद हो जाएगा। क्या कहेंगे? जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है? वही लिखा गया है, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। चलिए जी, फास्टली हम चल रहे हैं, जितना हो जाता है उतना हम करा देंगे, क्योंकि इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो मेरी दोस्त नहीं रहेगा, मैं इतना कह दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा आता है अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण क्या होता है दोस्त? अन्योन प्रेरण तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, चलिए कम से कम ये टॉपिक पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम फिगर एक बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं हम लोग। चलिए कोई नहीं, देखिए एक हम कुंडली यहां पे बना रहे हैं, एक हम यहां पे कुंडली बना रहे हैं। ये हमारा कुंडली हो गया, यहां पे हमने एक धारा नियंत्रक हमने लगा दिया, और यहां पे एक हमने क्या लगा दिया, यहां पे एक हम से कुंजी लगा देते हैं, और यहाँ पे एक हम सेल लगा देते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये धारा नियंत्रक है RH, ठीक है ना, ये हमारा धारा नियंत्रक है RH, और ये हमारा कुंडली है जी। तो ये हमारी प्रथम कुंडली हो गई, ये प्रथम हमारा फर्स्ट कुंडली है, ठीक है ना, ये हमारा पहला कुंडली है। ठीक है, अब इसी के पास एक और हम दूसरा कुंडली ले लेते हैं, इसी के पास हम एक और दूसरा कुंडली ले लेते हैं। इसी प्रकार हम इसमें दूसरा कुंडली ले लेते हैं, और दूसरे कुंडली में हम क्या लगा देते हैं, एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर हम लगा देते हैं। देख लीजिए, तो एक हमारे ये पहली कुंडली है ये, और ये हमारा दूसरा कुंडली हो जाएगा, ये हमारा दूसरा कुंडली हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि देखिए हम क्या करते हैं, जब इस कुंडली के, जब इस सेल की सहायता से हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब इस सेल की सहायता से हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, प्राथमिक कुंडली में, प्रथम कुंडली में हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, और इस धारा नियंत्रक से धारा को कम अधिक करेंगे। जब कम अधिक करेंगे ना, तो इस प्रथम कुंडली में ना चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। तो हम यही बात कहेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रथम कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अन्योन प्रेरण का मतलब होता है अन्य किसी से प्रेरित होकर, इससे प्रेरित होकर इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण धारा उत्पन्न हो रहा है। देखिए यही लिखा गया है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तब उस कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तब इस कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। अब चलिए इतना लिखने के बाद ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद फिगर बनाने के बाद यहाँ पे एक गणना भी हमें करना है, तो वो हम गणना करके दिखा देते हैं। इसमें अन्योन प्रेरण के अनुसार हमें यही बात बताया गया, मतलब इस नियम के अन्योन प्रेरण से हमें एक फॉर्मूला क्या मिला कि जो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है ना, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है फाई, वो इसमें जो धारा, प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है वो प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे ये हमारा फाई हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो यहाँ पे m एक नियतांक आता है, i इंटू आई है तो i आ गया, तो फाई इक्वल टू m इंटू आई आ गया, ठीक है ना। अगर हम इसी को थोड़ा सा और सही कर दें तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा मिल जाएगा m इक्वल टू फाई बाई आई मिल जाएगा, और ये हमारा m इक्वल टू फाई बाई आई हो जाएगा, m इक्वल टू फाई बाई आई हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये i इधर गुणा में इधर आकर भाग करा दिया फाई में। ये क्या है, m क्या है, यही है हमारा है, ये m क्या है, यही है अन्योन प्रेरण गुणांक। अन्योन
प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक है। ये क्या है, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, जो हमने कहा ना चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, तो यही हमारा है जी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। ये धारा क्या है, यही है प्रेरित धारा, जो इसमें मतलब इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है वही है धारा। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो ये 3 लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए जी, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 1-2 आवश्यक बात बताकर समाप्त करेंगे। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं, पता नहीं कब वीडियो बन जाए मैं नहीं जानता। 2 टॉपिक बच गए हैं, एक हमारा ट्रांसफार्मर और दूसरा हमारा क्या बचा हुआ है, दूसरा है हमारा जो है प्रत्यवर्ती धारा जैनित्र। तो अगर आप चाहें तो इसको सर्च करके पढ़ाई कर लीजिए, या आप टेंशन ना ले, इसका पार्ट 3 अगर आपको चाहिए कि पार्ट 3 सर लेकर आइए डेरिवेशन का, तो हम बिल्कुल इसका पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, जिसमें और भी जो बचे हुए क्वेश्चन है उन सभी को कराएंगे। डेरिवेशन हमने आपको बताया है 32 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताए हैं, जिसमें लगभग आज का वीडियो मिलाकर 15-16 हो गए होंगे। तो अगर पार्ट 3 अगर कहते हैं तो लेकर आएंगे, तो उसमें भी हम इन दोनों को भी करा देंगे। एक ट्रांसफार्मर हो गया, एक हमारा वैद्युत जैनित्र हो गया, और इसके साथ और भी क्वेश्चन को कराएंगे। तो आपको क्या कर लिखना है कमेंट सेक्शन में कि डेरिवेशन पार्ट 3 लाइए। इतना आप लिख देंगे ना कि सर डेरिवेशन पार्ट 3 लाइए, इतना लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हैं। तो कम से कम मैं चाहूंगा कि कम से कम मतलब 40 से मतलब 45 स्टूडेंट भी अगर हमें कमेंट कर देते हैं तो बिल्कुल हम कहते हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि बाबू लेकर आएंगे हम आपके लिए। अदरवाइज चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। यदि बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री में, बिल्कुल फ्री है जी। तीसरी बात, इंस्टा का लिंक है, हमें फॉलो कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाली सभी वीडियो हमने पढ़ा दिए हैं, तो उसका लिंक हमने दे दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का। तो वहां से अपनी 2 नंबर 3 नंबर वाली सभी क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।